तो आइए सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे संवेदनशील और जटिल मामलों में से एक मालेगांव ब्लास्ट केस की। 2008 में हुए इस आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही उस मामले का भी अंत हो गया जिसमें हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जिसे मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। यह फैसला तकरीबन 17 साल के बाद आया है। इस बात पे इतनी खुश हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूं नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। तो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ देश की जनता। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस में फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, ना कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित। कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद कांग्रेस ने इसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। कोर्ट के फैसले के इस फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। सीधे सीधे आतंकवाद की परवरिश करने वाली, आतंकवाद की नर्सरी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम संगठन है वो जिम्मेदार। सबूत मिले वहां पे, तथ्य मिले वहां पे, पर उन्होंने उसमें एक काम किया। जब उनकी सरकार बन गई तो एजेंसी तो उनकी हो गई, गवाह साक्ष्य मिटाए गए। दूसरा, प्रोसिक्यूशन किसको करना था? मुकदमा तो बनाम स्टेट होता है ना, तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब
फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे, जो तर्क रखे जाएंगे। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि भाजपा और आतंकवाद दोनों एक। हालांकि पीड़ित परिवार एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? आइए अब जानते हैं कि 29 सितंबर 2008 को आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 29 सितंबर 2008। महाराष्ट्र के नासिक जिले का मालेगांव शहर। एक व्यस्त भीड़भाड़ वाले इलाके में मोटरसाइकिल पर बंधा एक बम फट जाता है। यह धमाका इतना भयानक था कि इसमें 6 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। त्योहारों का समय था और लोग ईद की खरीदारी में व्यस्त थे। यह हमला सिर्फ मालेगांव तक सीमित नहीं था, इसके तार महाराष्ट्र के मोडासा और गुजरात के कुछ अन्य हिस्सों से भी जुड़े पाए गए थे। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने की। एटीएस ने अपनी जांच में कुछ हिंदू चरमपंथी संगठनों की संलिप्तता का दावा किया था। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद, श्रीकांत पुरोहित और स्वामी दयानंद पांडे सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों ने देश में एक नई बहस को छेड़ दिया, क्योंकि पहली बार किसी बड़े आतंकी हमले में हिंदू चरमपंथी समूहों के शामिल होने की बात सामने आ रही थी। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि यह धमाका हिंदू राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से किया गया और इसके पीछे अभिनव भारत नामक एक संगठन का हाथ था। चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें बम बनाने और उनकी साजिश रचने में आरोपियों की भूमिका को विस्तार में बताया गया। हालांकि 2011 में इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने इस मामले की गहन जांच की और 2016 में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की। एनआईए की चार्जशीट ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया। एनआईए ने अपनी जांच में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 5 अन्य को क्लीन चिट दे दी, जबकि कर्नल पुरोहित सहित कुछ अन्य आरोपियों पर मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धाराएं हटा दी गई। एनआईए ने यह भी कहा कि एटीएस ने कुछ सबूतों को गलत तरीके से पेश किया था। एनआईए के इस कदम पर राजनीतिक गलियारों में काफी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि एनआईए सरकार के दबाव में काम कर रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि एनआईए ने निष्पक्ष जांच की है। एनआईए ने इस मामले में अपनी अंतिम दलील में कहा कि षड्यंत्रकारियों की मालेगांव विस्फोट की साजिश मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में डर फैलाने, आवश्यक सेवाओं को बाधित करने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए रची गई थी। आज अदालत के इस निर्णय पर पूरे देश में खुशी की लहर है। वहीं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है, वो फैसले को नाइंसाफी मान रहे हैं। भारत में हिंदुओं पर हिंदू आतंकवादी होने का आरोप लगाना कितना न्यायसंगत है, यह भी एक गंभीरता से विचार करने वाली बात है। एनआईए कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा जमीयत उलमाए हिंद। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की लीगल सेल अगस्त के अगले हफ्ते में इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेगी, जहां एनआईए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी।